पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे ईटीपी का टेस्ट वन का फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, यानी टेस्ट वन जो है उसका सेकेंड लेक्चर डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग ईटीपी सब्जेक्ट जो है क्लास 11 के लिए उसका टेस्ट टू को हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे आज, क्योंकि टेस्ट टू में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो टेस्ट वन में पूछा हुआ है। टेस्ट वन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीट कर गया टेस्ट टू में। तो आज हम लोग पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ईटीपी में आप लोगों को की जानकारी के लिए बता दें कि 40 नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ईटीपी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अभी नए पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए कि जितना पूछे आपको हम 40 लेके ही चल रहे हैं, 40 क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं। क्योंकि नए पहले था कि कोई कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा ये कंफर्म था। अभी एमसीक्यू में तो आप ये नहीं ना सोच सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में कोई कंडीशन नहीं, कोई चैप्टर नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा, किसी से भी क्वेश्चन डाल सकता है। समझ गए? तो एमसीक्यू में पूछा नहीं जा सकता कि किससे कितना आएगा, इसलिए सिलेबस सिस्टम ये सब अभी काम नहीं करेगा। आप पूरा पढ़ते जाइए, तरीके से बनाते जाइए, आसान पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला है कि बोला व्हाट आर द कंडीशन ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट कराने का क्या कंडीशन है? पेटेंट आप किस सामान का कराएगा? कोई नयापन एकदम सामान में रहेगा तो पेटेंट हो जाएगा, या कोई पहले से लागू सामान है उसका पेटेंट हो जाएगा, या ओरिजिन ऑफ इन्वेंशन बोलता शोध की उपज है, अभी हम लोग रिसर्च शुरू किए हैं उसका पेटेंट करा लेंगे, या ऑल ऑफ दिस। पेटेंट किसका होना चाहिए? पेटेंट के अंदर हमेशा याद रखना है कि ऐसा चीज जो क्या है, नयापन हो। हमेशा कुछ ऐसा चीज ढूंढ के लाइए जो नया हो इस दुनिया में, उसी का ना पेटेंट होगा। जो पहले से अवेलेबल है उसका पेटेंट नहीं होता है। तो पेटेंट होता है जब आपका क्या होना चाहिए, नयापन होना चाहिए प्रोडक्ट में, हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। कुछ नया अगर दुनिया को लगा या सरकार को लगा कि ये एकदम नया है, इसका कोई डुप्लीकेसी आज तक नहीं है, तब आपको उस नाम का पेटेंट मिल जाएगा। बात समझ गए? और अगर आप नया कुछ नहीं लेकर आते हैं तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो पेटेंट राइट किस पर मिलता है? नए पर। आगे लिखा है कि पैक किए गए उपभोक्ता उत्पाद पर लेबलिंग अनिवार्य है। लेबलिंग क्या होता है? जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर व्हाइट कलर का चिपका रहता है ना, उसको लेबल बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक या फिर रेपर का चिपका रहता है ना, या तो कागज चिपका रहता है, व्हाइट कलर का चिपका रहता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दी रहती है, उसी को लेबल बोलते हैं। तो बोलता है लेबलिंग किसके लिए जरूरी है? हर प्रोडक्ट के ऊपर चिपका रहता है, मालूम है कि नहीं? लो, कुछ नहीं जानता है। चलो दिखाते, देखो ये इंक के डब्बे में देखो ये चिपका हुआ है। कोई भी सामान आप खरीदते हो तो इस तरह का व्हाइट कलर का चिपका रहता है कि नहीं? तो इसी को लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी, कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, कैसे यूज़ करना है, और इसका हेल्पलाइन नंबर, कितना क्वांटिटी है, कौन से कंपनी का, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, सब कुछ लिखा हुआ है। इसी को लेबल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि पैक किए गए उपभोक्ता उत्पाद पर लेबलिंग जरूरी है, अनिवार्य है। तो बोलता है कि सभी के लिए अनिवार्य है, थोड़े बहुत अनिवार्य है, और कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, ये सब पर लगना जरूरी है? सरकार क्या ऐसा नियम बना रखी है कि सारे प्रोडक्ट पर लेबलिंग लगाना जरूरी है? जी हाँ, सब पर, सारे प्रोडक्ट पर लेबलिंग लगाना क्या है, जरूरी है। तभी तो जानकारी मिलेगा क्या डाले हो अंदर में। तो इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि सारे प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए किया जाता है? पिछले क्लास टेस्ट में भी हम लोग ये क्वेश्चन पूछे थे, कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 20 वर्षों के लिए। पेटेंट जब भी होगा कितने वर्षों के लिए होगा? 20 वर्षों के लिए। कहीं कोई दिक्कत है? ये भी हम लोग कल पिछले क्लास में पूछे थे। आप लोग से पूछते हैं, ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क एक्ट कब पास हुआ था? बताइए। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस हुए थे, ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट कब पास हुआ था? 1958 में। कब पास हुआ था? 1958 में। 1958। ये भी एक पिछले एक टेस्ट में पूछा गया था, पेटेंट अधिनियम कब पास हुआ था? 1972 में। और एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने निम्नलिखित वर्ष पूरे कर लिया, यानी कितने साल के बाद अपने नाम पर आप पेटेंट ले सकते हो? 14 साल का बच्चा अपने नाम पर पेटेंट ले सकता है। जैसे 14 साल का कोई बच्चा है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में एक ऐसा इनोवेशन कर दिया, एक ऐसा चीज लेकर आ गया जो कोई सोच ही नहीं सकता था। पानी से चलने वाला मोटरसाइकिल बना दिया, 16 साल का लड़का है, रिसर्च में कर दिया, तो क्या अपने नाम पर वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है पेटेंट का? कितना उम्र होना चाहिए कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए? ये पूछ रहा है 14 साल, 18 साल, 21 साल और 26 साल। कितना होना चाहिए? 21 साल। कितना होना चाहिए? 21 साल। 14 साल में तो वो ले ही नहीं सकता है, छोटा बच्चा है। 18 साल से शुरू होता है, लेकिन रियल में अगर किसी को मेजर बोला जाता है तो कितना साल में बोला जाता है? 21 साल में। शादी विवाह करने के लिए, नौकरी लेने के लिए मेजर है 18 साल, लेकिन जब कोई रिसर्च आप कर रहे हो तो आपको कितने साल का चाहिए? 21 साल का उम्र चाहिए, तब आपके नाम पर क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा।
उपयोगिता पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, किसी चीज को यूज करने का जो पेटेंट मिलता है वो कितने सालों के बाद आपको मिलता है, ये कितने सालों में दिया जाता है, कितना साल में आप अपने नाम पर यूटिलिटी पेटेंट ले सकते हैं बताइए। यूटिलिटी पेटेंट भी आप अपने लिए 20 साल में ले सकते हैं या 21 साल, हम मान के चलिए कितने सालों में ले सकते हैं, 21 साल में। 20 साल वैसे होता है लेकिन 21 साल दिया तो 21 साल मान लीजिए। भारत में ट्रेडमार्क एक्ट कब पास हुआ था? ट्रेडमार्क क्या होता है बताइए। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक्ट पास हुआ था 1900, यहाँ गलत लिखा है 1999 में। कब पास हुआ था? 1999। तो सी को ही बदल देते हैं। ये ट्रेडमार्क क्या होता है? तो पहले ब्रांड होता है, पहले क्या होता है? ब्रांड। और ब्रांड और ट्रेडमार्क में थोड़ा सा अंतर है। ब्रांड का मतलब होता है प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम। अगर किसी ने अपने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, जैसे कॉमर्स वर्ल्ड, कॉमर्स वर्ल्ड एक नाम है जो हम अपने इंस्टीट्यूशन का दिए हुए, दैट मीन्स कॉमर्स वर्ल्ड अभी क्या है? ब्रांड है। जब इस ब्रांड का यानी कॉमर्स वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन सरकार से हम करा लेंगे तो ये कॉमर्स वर्ल्ड ब्रांड के साथ साथ क्या हो जाएगा? ट्रेडमार्क हो जाएगा। यानी कॉमर्स वर्ल्ड जो लिखा रहेगा ना, CW पूरा कॉमर्स वर्ल्ड लिखा रहेगा, उसमें यहाँ TM लिखा रहेगा, TM लिखे ऐसे घुमा रहेगा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब इस नाम का रजिस्ट्रेशन सिर्फ मेरे नाम पर हो गया, कोई दूसरा पूरे देश में कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से कोचिंग नहीं चला सकता। बात समझ आई? तो ब्रांड ही ट्रेडमार्क होता है, बस अंतर यह है कि जिस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन सरकार से करा लेते हैं वो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है वो क्या रहता है? ब्रांड। जिस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? ब्रांड। और जिसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। बात समझ गए? तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको हम लोग ब्रांडेड कंपनी बोलते हैं, वो हमेशा देखिएगा उसके नाम के बगल में TM लिखा रहेगा, क्योंकि जानता है भैया हम इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं। अब जींस बनाने वाली कोई कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो तो TM लग करके ना रखेगा, नहीं तो क्या होगा कि दूसरा कोई कंपनी खोल देगा सेम ना, तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ जाएगा। अब एप्पल है तो एप्पल तो ट्रेडमार्क करा के रखेगा कि भैया एप्पल का लोगो, एप्पल का नाम कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझ गए? ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसने अपना ट्रेडमार्क करा रखा है, जिसको डर लगता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको डर है कि कहीं मेरे नाम का कोई दूसरा यूज़ ना कर ले, इसलिए आप ट्रेडमार्क करा लो, रजिस्टर्ड करा लो। तो फ्री में होता होगा या पैसा लगता होगा? पैसा हैवी लगता है, हैवी पैसा लगता है, क्योंकि आपके नाम पर दूसरा उस नहीं होगा, इसका मतलब आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किधर था? अच्छा, ट्रेडमार्क अधिनियम कब पास हुआ था? हो गया। अब बोलता है भारत में हाउ विल यू एनालाइज कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का उसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ ध्यान रखेंगे एनालाइज करते समय आप? तो बोलता है कि पावर ऑफ सप्लायर, पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और ऑल। अगर मार्केट में आपको कंपटीशन देखना है तो कंपटीशन के लिए सप्लायर भी देखना पड़ेगा, बायर भी देखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट भी देखना पड़ेगा, तो सभी को ना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज, सारी बातों को ध्यान रखना होगा मार्केट में। अगर कंपटीशन को आप ध्यान रहे थे, कंपटीशन को एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कंपटीशन खाली सप्लायर से होता है? कंपटीशन सिर्फ बायर से होता है? कंपटीशन सब्स्टिट्यूट से होता है? सबसे होता है। सब्स्टिट्यूट भी हमको धमकी दे सकता है, बायर भी दे सकता है और सप्लायर भी, सबसे लड़ना है आपको। निम्नलिखित में से टिकाऊ उत्पाद का कौन सा एग्जाम्पल, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो टिकाऊ है? ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चल सकता है। बताओ पढ़ के, कौन सा है जो लंबे समय तक चल सकता है? नमक लंबे समय तक चलता है, मोमबत्ती लंबे समय तक चलता है। अब बोलोगे सर नहीं जलाएंगे तो चलबे करेगा, जलाने के बाद बात कर रहे हैं, लंबे समय तक लाइफ है, यूज करने के बाद, इसको बोलते हैं यूज करना। मोमबत्ती को यूज करेंगे तो लंबे समय तक नहीं, दूध को यूज करेंगे तो नहीं, साल्ट को यूं नहीं। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर लंबा ज़्यादा दिन तक चलता है कि नमक, मोमबत्ती और दूध ज़्यादा दिन तक चलता है? तो ये सब क्वेश्चन तो बिना पढ़े आदमी बता देगा कि ज़्यादा दिन तक कौन चलता है। आगे बढ़ रहा है कि टाइप्स ऑफ मार्केटर, देखो जैक 2020 में पूछा एक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मार्केटर। बोलता है मार्केटर कौन है इसमें? कितने तरह का? गुड्स मार्केटर होता है, सर्विस मार्केटर होता है, बोथ। तो बोथ होता है, गुड्स बेचने वाले भी लोग हमारे देश में और सर्विस बेचने वाले भी लोग हमारे देश में। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट किस किस आधार पर होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्वांटिटी, तीनों होता है। तो ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत है? मार्केट को तीनों आधार पर बांटते हैं, नेचर के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर। विपणन के आधार कौन होते हैं? बोलता है विच आर द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का बेस कौन होता है? मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन है? मार्केट, कस्टमर, मार्केटर या ऑल ऑफ दीज? अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है? कस्टमर नहीं रहेगा तो मार्केट क्या करोगे? इसका मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
तब ना चाहिए आपको, हाँ या नहीं। आगे क्या लिखा है, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर देखा जाए तो मार्केट तीन तरह का, लोकल, प्रोविंशियल और इंटरनेशनल, तीन तरह का ना मार्केट बताए हैं। तीन तरह का मार्केट है। लोकल मार्केट किसको बोलते हैं, जो एक जिला के अंदर होता है, जो एक जिला के अंदर होता है, और जो एक राज्य के अंदर होता है उसको बोलते हैं प्रांतीय, कोई दिक्कत है। और जो देश के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते थे राष्ट्रीय, और जो देश से बाहर होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ राष्ट्रीय छोड़ दिया लेकिन वो भी है मार्केट। सीडीबी की स्थापना कब हुई है, सीडीबी, SIDBI, सीडीबी की स्थापना, इसका फुल फॉर्म बता सकते हो, सीडीबी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये IDBI से निकला हुआ है, ये IDBI से निकला हुआ बैंक है, इसलिए इसका नाम है सीडीबी। ये कब स्थापित हुआ था, SIDBI का मतलब होता है, IDBI का फुल फॉर्म जानते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें स्मॉल जोड़ दो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है सीडीबी का फुल फॉर्म। उद्यमिता विकास को कितने स्तर में बांटा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कितने स्टेजेज में बांटा गया बताइए, 5 स्टेज में बांटा गया। कितने स्टेज में बांटा गया है, 5 स्टेज में। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, 5 स्टेज में होता है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है 1993 में। कब हुई है, 1993, गलती से यहाँ 92 दे दिया तो इसको ठीक कर लीजिएगा, 93 है, और अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। बोलता है निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की बाधा नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो इंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इंटरप्रेन्योर्स का बैरियर नहीं है, उसको रुकावट नहीं डालता है। तो इकोनॉमिक बैरियर, लेबर बैरियर, सेल्फ बैरियर और सोशल बैरियर। कौन है, सेल्फ, वो खुद अपने से बैरियर नहीं है, बाकी सब चीज़ उसको समस्या देता है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारा खुद बैरियर क्या होगा, हम तो अपने करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको कौन कौन तंग करता है, अर्थव्यवस्था तंग करता है। जैसे बताओ, मेरे ट्यूशन में अगर हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको कौन डैमेज कर रहा है, इकोनॉमी डैमेज कर रहा है। कैसे, महंगाई इतना एक लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, अब बच्चा बोल रहा है पढ़ना तो चाहते हैं सर, पैसा नहीं मेरे पास। समस्या आ रही कि नहीं, ऐसे कितने स्टूडेंट हमारे पास होंगे जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं उसके पास, इसका मतलब इकोनॉमिक बैरियर है। लेबर बैरियर है, हमारे पास अच्छे मैन पावर नहीं है। और सोशल बैरियर है, समाज में ताना बाना, समाज का अगर माइंड सेट चेंज हो रहा है जिस हिसाब से भी, वो 1,000 रुपये रेस्टोरेंट में खर्चा कर देगा लेकिन बच्चे के पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये नहीं देगा साल भर के लिए। तो समाज में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, शिक्षा के प्रति व्यय क्या हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। और जहाँ ये समाज में परिवर्तन आएगा हम लोग नुकसान में चले जाएंगे, सर्विस सेक्टर नुकसान में जाएगा। बात समझ गए। जिस जगह पे अभी देखो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्यों, सोशल बैरियर, समाज ऐसा सोचता है, समाज का सोच ही अजीब है। और जब समाज ऐसा सोच रहा है तो इंश्योरेंस सेक्टर नहीं ग्रो कर रहा है, और समाज का जिस दिन सोच बदलेगा उस दिन इंश्योरेंस सेक्टर क्या करेगा, ग्रो करेगा। आज बताइए, आप इंश्योरेंस अपने मर्जी से करते हैं या एजेंट आता है 10 बार बोलता है तो बोलते हैं अच्छा जाओ जी ले लो, बहुत आ रहा है, बहुत घूम रहा है बेचारा, जाने दो, जाओ ले जाओ। आप मेहरबानी उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। इसका मतलब समाज में कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी की कमी है कि आप उसके ऊपर मेहरबानी नहीं करके इंश्योरेंस कराएं, आप अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। इंश्योरेंस आपका नीड है, आपकी आवश्यकता है, आप बिना इंश्योरेंस का जी नहीं सकते हैं, आप इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट अगर हम तैयार करते हैं किसी फैमिली का तो इंश्योरेंस नीचे आ जाता है। वो गाड़ी चाहिए उसको, मोबाइल चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आप जिंदा हो तो गाड़ी ठीक है, अच्छी बात है, मोबाइल मेंटेन करो, घर फैमिली को बहुत बढ़िया से मेंटेन कर रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो एकदम अच्छे से, एकदम वेल सेटल्ड फैमिली की तरह है ना, अपना घर चल रहा है। लेकिन आप नहीं हो तब क्या होगा, ये बात के बारे कभी सोचे नहीं होंगे तो आपके घर परिवार क्या होगा, रोड पर आ जाएगा। हाँ बोलता है देखने आएंगे, अरे सेल्फिश आदमी है तुम क्या, घर परिवार के लिए कोई सोचता भी, ब्याह नहीं ना माँ बाबू, शादी विवाह होगा तब समझ में आएगा, नहीं कि उसके लिए भी छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे ज़िंदगी काटेंगे बताओ। तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो कभी आप सोचे नहीं, सोचे, आपको सोचना होगा ना कि आपका बेटा पढ़ रहा है 6,000 पर मंथ आप स्कूल में दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप नहीं रहेंगे तो 6,000 कौन भर देगा, कौन भर देगा, उसकी चिंता तो करिएगा ना। इसका मतलब नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में चल जाएगा। भैया हम नहीं चाहते कि आप ना रहें, लेकिन सोचना तो पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या लगता है इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सोशल बैरियर भी है, समाज क्या सोचता है उसके आधार पर आपका धंधा चलेगा। आज बताओ रेस्टोरेंट खूब चल रहा है, क्योंकि समाज आज क्या कर रहा है, नया नया चीज़ सोच रहा है। उतना छोड़ दो ना, पहले हम लोग नदी में जाते थे नहाने के लिए,
आजकल स्विमिंग का सिस्टम शुरू हो गया है, जाके 1,000 रुपया टिकट दे रहा है, 500 रुपया टिकट दे रहा है घूमने। अच्छा, हम लोग पहले क्या जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में रहते तो घूमने शहर जाते थे, आज शहर का आदमी जंगल भागता है। अब जंगल में कोई रेस्टोरेंट खोल दिया तो खूब कमा रहा है वहाँ पे, नाम दे दिया हिल, है ना, कुछ करके, या फॉरेस्ट करके नाम दे दिया। तो ऐसे स्थिति में दिक्कत होगा यहाँ। चलिए अब चलते हैं, तो याद रखना है इसमें। अब बोल रहा है बैरियर टू इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन बैरियर है? तो मार्केटिंग बैरियर तो है, अगर आप इंटरप्रेन्योर बनोगे तो मार्केट में इतना आसानी से तो आप फेमस नहीं हो जाओगे, क्या लगता है? नहीं बोलता है वायरल हो जाना, तो इतना जल्दी तो वायरल आप नहीं हो जाएगा, बैरियर है। दूसरा क्या है? फैसिलिटी बैरियर, सारी सुविधाएं आपके पास नहीं, बिजली नहीं है, मतलब बिजली की सुविधा नहीं है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, स्किल्ड वर्कर नहीं है, अच्छी मशीनरी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा मार्केट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स भी इतना सरकार काट ले रही है, कुछ कुछ बच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? सारा का सारा बैरियर है, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए सारा बैरियर है, सब समस्या उसके साथ है, बेचारे के साथ। बैठोगे तो पेट भर के बात करेगा कि बहुत समस्या है। उद्यमिता क्षमताओं के लिए आवश्यक है। एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर एबिलिटी डालने के लिए बोलता है कम्पिटिटिवनेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? नॉलेज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, स्किल चाहिए, या सब चाहिए? तो सब चाहिए। एक इंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने के लिए नॉलेज भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। बाधाओं की जांच आप कैसे करेंगे? बताओ, जो बैरियर्स होता है उसको आप कैसे चेक करेंगे कि बैरियर्स क्या है? कैसे चेक करेंगे बैरियर्स को, बताइए। बैरियर्स को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसकी प्रकृति को जानेंगे, और बाधाएं क्यों आ रही है इसको जानेंगे, तभी तो चेक कर पाएंगे ना। तो उपरोक्त तो दोनों बैरियर्स को हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कि पहले बैरियर्स है क्या और ये कैसे आ रही है। व्यावसायिक योजना के द्वारा तैयार किया गया एक लिखित जो है प्रपत्र कौन तैयार करता है? बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कौन तैयार करता है? इंटरप्रेन्योर तैयार करता है। मैनेजमेंट तो उसको एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। तैयार कौन करेगा? इंटरप्रेन्योर्स। 23 में बताओ, प्लानिंग किस आगे देखना है या पीछे? प्लानिंग आगे का करते हैं या पीछे का? तो बोलता है कि प्लानिंग इज आगे देखने की क्रिया है, आगे देखना। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? आगे देते हैं। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म या ऑल टर्म? सब के समय बनता है। छोटा भी बनता है प्लान, मतलब शॉर्ट टर्म भी बनता है, मिडिल टर्म भी बनता है और लॉन्ग टर्म। प्लानिंग बोलता है द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का फंक्शन कौन करता है? टॉप लेवल, लोअर लेवल, और सॉरी लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल या ऑल लेवल? तो डिसीजन मेकिंग ऑल लेवल करता है, ठीक है, छोटे छोटे डिसीजंस ऑल लेवल करता है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख देता कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करता है, तो टॉप लेवल करता है। ऑब्जेक्टिव तो टॉप ही लेवल करेगा, लेकिन छोटे छोटे डिसीजन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। क्या लगता है? सुपरवाइजर जो यहाँ बैठा हुआ है लोअर लेवल में, यहाँ सुपरवाइजर बैठा है, वो डिसीजन नहीं लेता है कि किस वर्कर को कौन सा काम देना है, किस कैसे हमको काम को कंप्लीट कर लेना है। सारा लोग डिसीजन ले रहा है, छोटा छोटा स्टाफ डिसीजन ले रहा है कि हमको कैसे करना है। तो डिसीजन मेकिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यूज होता है। और मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3। देखो इस तरह से मैनेजमेंट काम करता है, पिरामिड टाइप का रहता है। ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके नीचे एक लेबर आता है, लेबर यहाँ काम करता है, जिसको वर्कर बोलते हैं ना। वर्कर मैनेजमेंट का पार्ट है ये नहीं, वर्कर तो लेबर है जी। वर्कर नीचे आता है, ठीक है। यहाँ सुपरवाइजर काम करता है, यहाँ पे मैनेजर काम करता है, और यहाँ पे डायरेक्टर काम करता है। ये एरिया छोटा क्यों है बताओ? यहाँ पे कम आदमी ना रहेगा टॉप में। लेबर तो इधर ये एरिया सबसे बड़ा है, क्योंकि लेबर तो खूब रहता है। पता चलो 50,000 लेबर है, तो 50,000 लेबर है तो डायरेक्टर 50,000 होगा। डायरेक्टर एक आदमी ना होगा जी। तो यहाँ पे जगह कम होता है, इसलिए कम अधिकारी यहाँ पे होते हैं। उससे ज़्यादा अधिकारी यहाँ होते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ होते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। अधिकारी नहीं होते यहाँ पे स्टाफ होते हैं, नौकर होते हैं। संदेश वाहन के लिए कम से कम कितने पार्टी चाहिए बताइए? कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितने पार्टी चाहिए? 2। अकेले नहीं ना बड़बड़ाओगे। आज के समय में वो भी कोई ठिकाना नहीं, उसको पागल बोलते हैं। लेकिन अब मोबाइल आ जाने से अकेले भी बड़बड़ाते रहता है, लेकिन दूसरा कम्युनिकेशन वाला उधर पर्सन है। संदेशवाहन प्रक्रिया के कितने कदम हैं, कितने स्टेप हैं? तो जनरली 5 स्टेप माना जाता है। कितने स्टेप? 5। वैसे 7 भी आप बना सकते हो, 7 स्टेप भी है यहाँ पे, लेकिन 5 स्टेप जनरली सही माना जाता है। हम लोग उसको आसान करके लिखे थे, डिकोडिंग इनकोडिंग। बोलता है संदेशवाहन जाल के प्रकार कितने होते हैं? कितने तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क फैले गए हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क के कितने प्रकार हैं? 5 तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क के प्रकार हैं। कितने हैं? 5। 5 भी नहीं है, चलो किसी में 5 कर दो। 5 नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। कोई दिक्कत है?
5 नेटवर्क डेवलप किए गए हैं, वैसे 4 भी ठीक है, 4 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 नेटवर्क है, आप लोगों को बताया गया होगा। चारों नेटवर्क आप लोगों को कम्युनिकेशन में देखिएगा, 4 पिक्चर दिखाए थे, वो चारों नेटवर्क वहाँ पे है। एक अच्छे फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे बात क्लियर हो, बात शिष्ट हो, कर्टसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज। एक अच्छे नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सारी बातें होनी चाहिए, स्पष्ट बात होना चाहिए, शिष्टता के साथ बात होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। एक अच्छे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकता है? एक अच्छे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकता है? लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, डिस्टेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, जी हाँ, तीनों बैरियर हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत है? समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह कैसे होता है? समतल ऐसा होता है कम्युनिकेशन। तो समतल जो कम्युनिकेशन होता है, उसका सुझाव का जो सजेशन इधर से मिल रहा है एक दूसरे से, वो कैसे जा रहा है? ऊपर से की ओर जा रहा है। देखो ऊपर की ओर दिख रहा है रेखा, नीचे की ओर दिख रहा है? नहीं, समतल स्तर पर पैरेलल ना जाएगा जब समतल संदेशवाहन होता है। संदेशवाहन के प्रकार होते हैं। संदेश हम लिखित दे सकते हैं, मौखिक दे सकते हैं, औपचारिक दे सकते हैं। संदेश तीनों तरह से दे सकते हैं, लिखित, मौखिक और औपचारिक। कहीं कोई दिक्कत है? नेता होता है, नेता जन्म से होता है, बनाया जाता है, या दोनों? दोनों होता है। नेता जन्म के साथ भी होता है और बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है? बनाया जाता है उसको पढ़ाकर। जब हम उसको लीडरशिप पढ़ाते हैं तो वो नेता बनता है। तो कुछ नेता जन्म के साथ भी गुण होता है और कुछ नेता जो है बनाए जाते हैं। लीडरशिप क्या है? अगर हम नेतृत्व पर ध्यान देते हैं, लीडरशिप क्रिएट करते हैं, अच्छे लीडर को क्रिएट करते हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है या नेसेसरी है, या वेस्टेज ऑफ मनी है? नेसेसरी है। ये जो जितने नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? लीडर ही तो क्रिएट कर रहे हैं। उनका काम ही है कि लीडर बना दो, बस नीचे वो जोड़ते रहेगा अपना। एक लीडर मतलब लैक बोलता है कि हम अगर काम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो हम 4 लैक खोल देते हैं, यानी 4 बड़े बड़े लीडर मेरे नीचे है, और उसके नीचे भी 4 लीडर रहेंगे, तो हमारी अर्निंग बढ़ेगा ना? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉन्सेप्ट उसका ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम अपने अंदर ये 4 मेन लीडर को बना देगा। ये लोग इतना जबरदस्त लीडर बनाएगा कि ये लोग भी नीचे वालों को लीडर बना रही है, अपने आप इतना बोलने में तेज हो जाएगा कि 4 लाख खोल देगा। तो जितना इधर से रिवेन्यू जनरेट होगा सब इसको मिलेगा। बात समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं किसी तरह का लॉस नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, और प्रोडक्ट उसका महंगा है, इसलिए दिक्कत होता है। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। बोलता है नेता अपने अधीनस्थों से काम लेता है। बताओ, चतुराई से, डंडा से, धमकाकर। इतना तेज रहता है ना नेता, वो तो पॉलिटिकल लीडर को आप समझ ही नहीं सकते हो। वो चतुराई से काम आपसे ले लेगा। जैसे आप आओगे ना भैया, जैसे आप आओगे उसके यहाँ कोई काम करने के लिए, उससे पहले जैसे मान लो कि नेताजी खड़े हैं और देखा कि आदमी आ रहा है, इसे कुछ काम लेना है, तो क्या करेगा? जैसे तुम आओगे तुम्हारे सामने ही वो जाके वो काम करने लगेगा। तो तुमको अपने अरे नहीं सर छोड़िए, हम कर देते हैं सर, आप कहे कीजिएगा? बस बोला हाँ ठीक है, करो करो करो, फंसा दिया, जाओ। हाँ या नहीं? तो ये नेता बहुत चतुर होता है, हर चीज़ में अपना दिमाग लगा लेगा कि हमको कैसे किसी को यूज़ करना है, कैसे किसी को काम पे लगाना है। द मैनेजर इज, मैनेजर क्या होना चाहिए? बॉस होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, या नन ऑफ दिस? तो मैनेजर को क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए। वो मैनेज करेगा ना चीज़ को, तो उसको हमेशा एक लीडर होना चाहिए, कि नेता होना चाहिए। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? पूंजी चाहिए, इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मशीनरी चाहिए, या ईमानदारी चाहिए? एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बस। बाकी सब चीज़ नहीं रहेगा चलेगा। एक अच्छा अगर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है? एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। संगठन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाएगा। बताओ, बिजनेस प्रेरणा देता है। बिजनेस किस चीज़ की प्रेरणा देता है? कौन सा काम करने का मोटिवेशन देता है बिजनेसमैन? बिजनेस टैक्स चोरी करने का, मिलावट में सामान बेचने का, इफिशियंसी का। बिजनेस क्या करता है? इफिशियंसी का प्रेरणा देता है कि हमको कैसे अपने आप को और अच्छा बनाना है। सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, या बिजनेस? क्योंकि बिजनेस के अंदर याद कीजिए, आपको बताए थे बिजनेस के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर क्या आता है? ट्रेड। तो सबसे छोटा क्षेत्र किसका है? ट्रेड का। उससे बड़ा किसका है? कॉमर्स का। कॉमर्स और इंडस्ट्री का बराबर है। और सबसे बड़ा किसका है? बिजनेस का। तो बिजनेस का एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो बिजनेस का क्षेत्र सबसे बड़ा है। और व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सेवा, या दोनों? बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना, सेवा करना, या दोनों? बताइए, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है?
दोनों, लाभ भी कमाना और सेवा। लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य बात करें तो कौन सा लिखेंगे? मुख्य उद्देश्य सेवा, बिजनेस में प्रॉफिट लाभ। लेकिन बिजनेसमैन लाभ कमाने के साथ साथ सर्विस भी आपको देता है, बहुत सारी सेवाएं आपको देता है बिजनेस में। अच्छा, अगर सेवा नहीं देता तब आप जो कोई सामान खरीदते हैं, बोलते हैं बताइए हमको कैसे यूज करना है बताइए, तो बताता है कि नहीं बताता है? तो बोलता है कि हम तो सामान बेचने जानते हैं, हम तो बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया, आप अपना समझो। ऐसा नहीं, फिर भी आप अगर एक दिन 2 दिन के बाद जाते हैं, भैया नहीं समझ में आ रहा है बताइए कैसे करना है, फिर जाकर वो सेवा देता है कि नहीं देता है? तो सर्विस भी देना उसका काम है। बात समझ गए? अब कोई चीज़ खरीदे, जैसे ये डिजिटल पैनल खरीदे और वो बेच कर बोलता है हम तो प्रॉफिट अब आ गया, अब समझिए अपना। ऐसा नहीं है, कुछ खराब होगा तो सेवा देता है, फ्री में सेवा देता है। इसका मतलब बिजनेसमैन क्या कर रहा है? गुड्स बेच के प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हमें सर्विसेज भी दे रहा है। तो बिजनेस का काम है सामान भी बेच के लाभ कमाना और साथ ही साथ क्या करना? सेवा देना। कहीं कोई दिक्कत है? तो एटीपी का सेकेंड टेस्ट का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब उन लोगों को सीए का टेस्ट का बाकी है।